ठंड में गरीब बहू का मटके में रहने वाला ससुराल। आज फिर सिरहाने का बिछौना गीला हो गया। गोरी बहू, मैंने तुझसे कहा भी था कि छप्पर पे सूखी घास डाल देना। एक ही तो बिछौना है, वो भी भीग गया और ऊपर से सूरज भी दर्शन नहीं दे रहा, मानो उसे भी ठंड से डर लग रहा हो। माँ जी, कल तो मैं पूरे दिन कच्चे घर की दीवारों की लिपाई करती रही, उसी वजह से छत ठीक करने का समय ही नहीं मिल पाया। गौरी और निर्मला देवी की बात अभी चल ही रही थी कि तभी कुछ देर बाद छोटी बहू अवंतिका सूखी लकड़ियां और सूखी घास लेकर आ जाती है। अरे अवंतिका बहू, इतनी कड़कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? माँ जी, ठंड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अभी राकेश जी, मुकेश भैया और पिताजी भी शहर से लौटे नहीं। जब तक वो वापस नहीं आते, हमें ही ठंड से बचने का कोई रास्ता निकालना होगा। अवंतिका, अगर वो शहर से लौट आते तो उनकी कमाई से कुछ इंतजाम हो जाता। घर में ना ढंग की रजाई है, ना गद्दे, और ऊपर से ये घर भी झज्जर हो चुका है। शॉल और स्वेटर तो इतने पुराने हो गए कि उनमें ठंड भी नहीं रुकती। गौरी दीदी, ये सब छोड़िए, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। आज परेशानी है तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। पहले छठ ठीक कर लेते हैं, क्योंकि आज भी सूरज निकलता नहीं दिख रहा। ये शीतलहर हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। इसके बाद दोनों बहुएं मिलकर कच्चे मकान से बाहर आती हैं। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। दोनों ने जगह जगह से फटे पुराने स्वेटर पहन रखे थे, जिनमें अब गर्माहट ना मात्र ही बची थी। इतनी ठंड में भी गौरी और अवंतिका छत पर चढ़कर सूखी लकड़ियां और सूखी घास जगह जगह रखती हैं, ताकि ठंडी हवाएं घर के अंदर ना घुस सके। दीदी, छत तो किसी तरह ठीक हो गई, अब शायद ठंडी हवाएं अंदर नहीं आएंगी। लेकिन इन दीवारों का क्या करें? ये तो बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडी हो गई। शायद अभी हमें लिपाई नहीं करनी चाहिए थी। अवंतिका, दीवारों में जगह जगह दीवारें थी, इसलिए तो लिपाई जरूरी थी। हमें क्या पता था कि सूरज निकलेगा ही नहीं और ये दीवारें ठंडी की ठंडी रह जाएंगी। दीदी, दीवारों को भी बाद में देख लेंगे, पहले चाय नाश्ता बना लेते हैं। मैं मोहन को स्कूल जाने के लिए तैयार करती हूँ। अवंतिका चूल्हे में आग जलाती है और पतीले में पानी रख देती है। थोड़ी देर में पानी गर्म हो जाता है और वो उसी गुनगुने पानी से गौरी के बेटे मोहन को नहलाती है और स्कूल के लिए तैयार करती है। तभी मोहन पास में रखी अपनी फटी हुई ड्रेस को देखकर उदास हो जाता है और अपनी चाची से कहता है, चाची, मैंने आपसे कहा ना, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आपको पता है स्कूल में सब बच्चे मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। मेरी ड्रेस जगह जगह से फटी है, स्वेटर भी नहीं, सब बच्चे कोट पहन कर आते हैं और मैं इतनी ठंड में ऐसी ड्रेस, मुझे स्कूल नहीं जाना। मोहन, मेरे प्यारे बच्चे, समझो, जैसे ही तुम्हारे पापा, चाचा और दादा शहर से लौटेंगे, हम तुम्हारे लिए नई ड्रेस और नया स्वेटर जरूर लेंगे। अभी थोड़ा सब्र कर लो। दादी, जब तक मेरी नई ड्रेस और स्वेटर नहीं आ जाता, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बहुत ठंड लगती है। अरे मेरे फूल जैसे बच्चे, तुझे कैसे समझाऊं? घर में तो खाने के भी लाले हैं और तू चाहता है कि मैं तुझे नया स्वेटर दिलाऊं। कहाँ से दिलाऊं मेरे बेटे, कहाँ से? माँ जी, आज ठंड भी ज्यादा है, अगर बीमार पड़ गया तो खर्चा और बढ़ जाएगा। मेरा तो मन है कि आज इसे स्कूल ना भेजे। कल वैसे भी इतवार है, क्या पता परसों धूप निकल आए। ठीक है बहू, आज इसे स्कूल मत भेजो। मोहन, आजा मेरे पास, तुझे अपनी शॉल में लपेट लूं, नहीं तो ठंड लग जाएगी।
निर्मला देवी अपने पोते को सीने से लगा लेती हैं। उधर दोनों बहुएं चाय बनाती हैं। घर में जो थोड़ा बहुत आटा होता है उससे पराठे बनाए जाते हैं। सब मिलकर चाय पराठे खाते हैं। कुछ देर बाद ठंड थोड़ी कम होती है। बड़ी बहू गौरी आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। तभी पड़ोसन सुनीता मोटा कोट पहने बाहर निकलती है और ताने मारते हुए कहती है, अरे गौरी, तुम्हें देखकर तो बड़ा अफसोस होता है। कैसा ससुराल मिला है तुम्हें, ना गर्म कपड़े, ना पक्का मकान, ना कोई सुविधा। और मुझे देखो, ठंड मुझे छूकर भी नहीं गुजरती है। सुनीता की बातें गौरी के दिल में तीर की तरह चुभती हैं और वो गुस्से में झाड़ू वहीं पटक कर अंदर चली जाती है। अरे गौरी दीदी, इतनी जल्दी झाड़ू लग गई? मेरे तो अभी बर्तन भी पूरे नहीं हुए। सुनीता होती कौन है हमें ताने देने वाली? जब देखो अपने ससुराल की शान बढ़ाती रहती है। मोटे मोटे कपड़े पहनती है, हीटर में रहती है, गर्म पानी में नहाती है, तो खुद को क्या समझती है कि हम गरीबों को कुछ भी कह देगी? अरे गौरी दीदी, यह जवाब तो आपको सुनीता को वहीं देना चाहिए था। उसका गुस्सा अंदर आकर हम पर क्यों निकाल रही हो? उस वक्त उसे मुंह तोड़ जवाब देती तो कुछ कह ही न पाती। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगली बार अगर उसने ठंड में हम गरीबों का मजाक उड़ाया ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अवंतिका अपनी जेठानी का मुंड ठीक कर देती है। इसके बाद गौरी अपना गुस्सा मन में दबाकर ठंड में बाहर आ जाती है और आंगन की झाड़ू पूरी करती है। इसी तरह दोनों बहुएं अपनी सास के साथ ठंड में किसी तरह गुजारा कर ही रही थी। एक दिन की बात है, शहर से सुरेश, राकेश और मुकेश तीनों बाप बेटे गांव लौट रहे थे। इस महीने काम बहुत अच्छा हुआ है। गांव पहुंचते ही मिस्त्री को लेकर आना है। कच्चे घर को अब पक्का बनवाना है। हमारे घर की औरतों ने बहुत तकलीफें झेली हैं। अब ठंड में उन्हें राहत मिलनी चाहिए। पिताजी, मैंने तो पहले ही कहा था कि शहर से हीटर और गीजर भी ले चलते हैं। पक्का मकान बन जाएगा तो ये बहुत काम आएंगे। मैं भी यही सोच रहा था बेटा, लेकिन शहर में इनके दाम आसमान छू रहे थे। गांव में थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। माँ, भाभी और अवंतिका के लिए शॉल और स्वेटर और मोहन के लिए जैकेट गांव के रास्ते में जो बड़ी दुकान है वहीं से ले लेंगे। सबको देखकर अच्छा लगेगा। तीनों बाप बेटे हंसी खुशी बातें करते हुए गांव की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे होने क्या वाला है। गांव से कुछ ही दूरी पर अचानक बस खराब हो जाती है और उन्हें वहीं उतरना पड़ता है। पिताजी, एक जंगल वाला रास्ता है, उसी से गांव पहुंच सकते हैं। ठंड भी बढ़ती जा रही है और अगर शाम हो गई तो कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, उसी रास्ते से चलते हैं। तीनों जंगल के रास्ते पर चल पड़ते हैं। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है, कोहरा छाने लगता है और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। तीनों ने पुराने स्वेटर पहन रखे थे, जिससे ठंड और भी ज्यादा चुभ रही थी। वो तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक सामने दो नकाबपोश लोग आकर खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? ज्यादा सवाल मत करो। तुम्हारे पास जो भी है चुपचाप हमें दे दो, अगर जान प्यारी है तो। देखो, हम गरीब मजदूर हैं, जो कमाते हैं रोज खा लेते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे फटे पुराने कपड़े ही देख लो। ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। हमें पता है तुम शहर से पैसे कमाकर लौट रहे हो। चुपचाप सारे पैसे दे दो, वरना अंजाम बुरा होगा। दोनों नकाबपोश चोर राकेश और मुकेश को बेरहमी से पीटने लगते हैं। वो अपनी मेहनत की कमाई देना नहीं चाहते थे। ये सब सुरेश से देखा नहीं गया। बेटो, पैसे फिर से कमाए जा सकते हैं, लेकिन जान दोबारा नहीं मिलती। इन बदमाशों को पैसे दे दो। सुरेश अपनी जेब खाली कर देता है। राकेश और मुकेश भी मजबूर होकर सारे पैसे दे देते हैं। तीनों बाप बेटे लुटे पिटे, थके और टूटे मन से घर पहुंचते हैं। दादी, दादा, पापा और चाचा आ गए। निर्मला देवी की नजर जैसे ही चौखट पड़ जाती है, अपने पति और दोनों बेटों को घायल हालत में देखकर वो घबरा जाती है। अरे, ये सब कैसे हो गया? अवंतिका बहू, गौरी बहू, जल्दी हल्दी का लेप बनाकर लेकर आओ। देखो, दोनों के घुटनों से कितना खून बह रहा है और चेहरे पर भी चोट के निशान। ये सब कैसे हुआ?
सुरेश रास्ते में उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक एक कर कर अपनी पत्नी और दोनों बहुओं को बताता है। पूरी घटना सुनकर तीनों का मन दुख और अफसोस से भर जाता है। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने तुम्हारी जान बख्श दी। माल लूट लिया वो ही बहुत है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते। ज्यादा दुखी मत हो। भाग्यवान, न जाने कितने सपने देखे थे हमने। सोचा था शहर से कमाई करके लौटेंगे, पक्का मकान बनवाएंगे, तुम्हें ठंड से बचाने के लिए अच्छे गर्म कपड़े दिलवाएंगे, और देखो आज खाली हाथ लौट आए हैं। पिताजी, आप तीनों जिंदा वापस आ गए। हमारे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं। और रही ठंड की बात, अब तक भी तो किसी तरह गुजारा ही हुआ है, आगे भी गुजारा हो जाएगा। तुम दोनों कुछ खाने के लिए बना लो। सास की बात मानकर गौरी चूल्हे के पास जाती है। बर्तनों में बस थोड़े से चावल और थोड़ी सी दाल बची होती है। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चावल पका लेती है और पतली सी दाल बनाकर सबको परोस देती है। सभी बैठकर खाना खाने ही लगते हैं कि तभी अचानक धरती हिलने लगती है। जल्दी करो, सब लोग घर से बाहर निकलो। मुझे लगता है भूकंप आ रहा है। हमारा कच्चा घर पहले ही बहुत कमजोर है। जल्दी बाहर निकलो। सुरेश, राकेश और मुकेश सभी को तुरंत बाहर निकालते हैं। सब खुले मैदान में पहुंचते ही हैं कि उनका कच्चा मकान भर भरा कर गिर जाता है। गनीमत रहती है कि समय रहते सभी बाहर निकल आए, इसलिए किसी की जान नहीं जाती और किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। हे भगवान, हमारा घर तो पूरी तरह बिखर गया, कुछ भी नहीं बचा। अब इतनी ठंड में हम कैसे रहेंगे। ऊपर वाले, क्या हमारी मुसीबतें कम थी जो तूने सिर से छत भी छीन ली। अब इस ठंड में कैसे गुजारा होगा। सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। घर तो पूरी तरह से टूट चुका है। मैं सोच रही हूँ कि जब तक घर दोबारा बनता है तब तक कहीं किराए पर कमरा ले लेते हैं। दिन तो किसी तरह कट जाएगा, लेकिन रात की ठंड कैसे सहेंगे। गोरी, तुम जानती हो आजकल किराया कितना महंगा हो गया है। और शहर से जो पैसे कमाकर ला रहे थे वो सब तो चोर ले गए। ना पैसा बचा ना घर। अब हमारा क्या होगा। दादी दादी, मुझे ठंड लग रही है। मुझे घर के अंदर जाना है। मुझे ठंड लग रही है। मुझे ठंड लग रही है। हाय मेरे बच्चे, हमें इतनी ठंड लग रही है, तेरा तो तिनका ही बन गया। सुरेश जी, कुछ सोचिए, अब क्या करेंगे। मुसीबत में पड़ोसी ही काम आते हैं। हमारे पड़ोसियों के पक्के मकान हैं, उनके घर सुरक्षित हैं। क्यों ना आज रात के लिए उनसे थोड़ी जगह मांग ले। अवंतिका और गौरी उम्मीद लेकर पड़ोसियों के पास जाती हैं, लेकिन एक एक कर सभी मना कर देते हैं। देखो जी, अगर एक दो लोग होते तो सोच भी लेते, लेकिन तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा है। हमारे घर में पहले ही जगह कम है, माफ करना, कहीं और पूछ लो। भैया, भूकंप ने हमसे हमारा घर छीन लिया। ठंड बहुत ज्यादा है। हमारी सास बीमार हैं, पति घायल हैं और छोटा बच्चा भी है। बस आज रात की ही बात है, सुबह होते ही हम कोई इंतजाम कर लेंगे। बस आज रात के लिए अपने घर में जगह दे दो। एक पड़ोसी का दिल पसीज जाता है और वो सिर्फ एक रात के लिए उन्हें अपने घर में जगह दे देता है। अवंतिका धन्यवाद करती है। पूरा परिवार उस रात किसी तरह वहां गुजार देता है, लेकिन सुबह होते ही पड़ोसी उन्हें बाहर जाने को कह देता है। ठंड से सिकुड़ता हुआ पूरा गरीब परिवार अपना थोड़ा सा सामान उठाए फिर से छत की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते सब थक जाते हैं और जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब मुझसे और नहीं चला जा रहा। इस ठंड में तो लगता है जान ही निकल जाएगी। यहीं बैठने दो। तौबा तौबा, इतनी ठंड पहले कभी नहीं देखी। जंगल से कुछ लकड़ी इकट्ठा कर लाओ, आग जलानी होगी। राकेश और मुकेश घायल पैरों से किसी तरह लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, लेकिन माचिस नहीं होती। तभी अवंतिका 2 पत्थर उठाती है और उन्हें रगड़कर आग जला देती है। उस आग के सहारे पूरा गरीब परिवार ठंड से बचने की कोशिश करता है।
मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, कल से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी दीदी चलो हम जंगल में कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, क्या पता कुछ खाने के लिए मिल ही जाए। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों अकेले मत जाओ, जंगल में खतरा भी हो सकता है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अरे आपने अपनी हालत देखी है, इतनी दूर चलकर पहले ही आपका जख्म हरा हो गया। अगर हमारे साथ जंगल में घूमोगे तो ये जख्म और भी ज्यादा फैल सकता है, इसलिए तुम यहीं बैठो, हम देखते हैं। मुकेश बेटा, गौरी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अवितिका बहू, गौरी बहू, तुम भी जरा संभाल कर ही जंगल में घूमना, ठीक है। इसके बाद दोनों बहुएं जंगल में इधर उधर भटकने लगती हैं। कुछ दूर चलने के बाद अवंतिका और गौरी को एक बेर का पेड़ नजर आता है, जिसे देखकर दोनों के चेहरे खिल उठते हैं। गौरी दीदी देखिए, यह है बेर का पेड़, चलो जल्दी से बेर तोड़ लेते हैं। दोनों बहुएं मिलकर पेड़ से बेर तोड़ती हैं और अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लेती हैं। फिर वो अपने परिवार की ओर लौटने लगती हैं। तभी अवंतिका और गौरी को किसी के करहाने की धीमी सी आवाज सुनाई देती है। दोनों आवाज की दिशा में बढ़ती हैं। पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने फटी पुरानी सूती साड़ी पहन रखी थी, जो जगह जगह से फटी हुई थी। ठंड से उसके दांत बज रहे थे, उसका शरीर कांप रहा था। अम्मा जी, आप यहाँ अकेली इतनी ज्यादा ठंड में क्यों बैठी हैं? क्या इस दुनिया में आपका कोई भी नहीं? नहीं बेटा, इस दुनिया में मेरा अब कोई नहीं, तभी तो यहाँ इस कोने में बैठी हूँ। एक हफ्ते से कुछ खाया भी नहीं, ठंड से बचने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये ठंड है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लगता है जैसे ये ठंड मेरे प्राण ही ले लेगी। बूढ़ी औरत की बात सुनकर अवंतिका का दिल भर आता है। वो अपनी फटी शॉल उतारकर बूढ़ी औरत के कांधों पर डाल देती है। फिर साड़ी के पल्लू से कुछ बेर निकालकर उसके हाथ में थमाती है। अम्मा जी, हम गरीबों के पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये मेरी शॉल रख लीजिए और ये बेर खा लीजिए ताकि आपका पेट भर जाए। अवंतिका, अगर तुम अपनी शॉल इन्हें दे दोगी तो तुम ठंड में कैसे रहोगी? ठंड तो तुम्हें भी उतनी ही लगती है। दीदी, मुझसे ज्यादा जरूरत शॉल की अम्मा जी को है। मैं तो जवान हूँ, किसी तरह ठंड सह लूंगी, लेकिन ये ठंड सह नहीं पाएंगी। इसके बाद दोनों गरीब बहुएं जाने लगती हैं कि तभी बूढ़ी औरत आवाज देकर रोक लेती है। बेटा रुको, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और वो अपने पास रखा एक मटका उठाकर अवंतिका की ओर बढ़ाती है। अम्मा जी, मटके तो गर्मियों में काम आते हैं, ठंड में इसका क्या काम? वैसे ही पानी बर्फ जैसा ठंडा है, ये मटका हमारे किसी काम का नहीं, आप इसे अपने पास ही रखिए। नहीं बेटी, इस मटके को अपने साथ ले जाओ। इस ठंड में ये मटका तुम जैसे गरीबों के बहुत काम आएगा। अभी तुम्हें ये बेकार लग रहा है, लेकिन वक्त आने पर इसकी कीमत समझ जाओगी। गौरी दीदी, अब अम्मा जी इतने प्यार से दे ही रही हैं, तो मटका साथ ले ही चलते हैं, इनका भी मन रह जाएगा। अवंतिका मटका ले लेती है। दोनों बहुएं बेर और मटका लेकर अपने परिवार के पास लौट आती हैं। अरे तुम दोनों ने आने में बहुत देर कर दी। मुझे तो डर लगने लगा था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। इतना समय कहाँ लग गया? दोनों बहुएं रास्ते में हुई सारी बात सबको बता देती हैं। छोटी बहू की दरिया दिली सुनकर सबके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। ये छोटी बहू तो शुरू से ही ऐसी है। एक बार घर पर भिखारी आया था, थाली में इसके लिए जितना खाना था वो सब उसे दे दिया और खुद भूखी रह गई। आज भी इतनी ठंड में अपनी शॉल उस बूढ़ी औरत को दे आई। अवंतिका, हमेशा कहती हो कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन तुम्हारी अच्छाई का फल आखिर कब मिलेगा? गौरी दीदी, मैं दूसरों की मदद फल पाने के लिए नहीं करती, मैं तो दिल से मदद करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, बस इसी में मेरी खुशी है। अच्छा ये सब छोड़ो, अब ये सोचो कि हम आज रात कहाँ रहेंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है।
गौरी और अवंतिका सबको बेर खाने को देती हैं। सब मन ही मन सोच रहे होते हैं कि आगे होगा क्या। कुछ घंटे बीत जाते हैं, रात हो जाती है, ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। तभी अचानक उस मटके से हल्की सी चमक निकलने लगती है जो बूढ़ी औरत ने अवंतिका को दिया था। अंधेरे में मटके की चमक देखकर सबकी आंखें चुंधिया जाती हैं। अरे इस मटके को तो देखो, ये कैसे चमक रहा है। और देखते ही देखते वो मटका एक घर में बदल जाता है। मटके का घर देखकर सभी की आंखें फटी रह जाती हैं। तभी अचानक वहां वो बूढ़ी औरत प्रकट होती है। घबराने की कोई बात नहीं बेटा, ये एक चमत्कारी मटका है। इस मटके के अंदर तुम सब आराम से रह सकते हो। ये मटका अंदर से बिल्कुल भट्टी की तरह गर्म है। ये तुम्हें ठंड का जरा भी एहसास नहीं होने देगा। अम्मा जी, जब आपके पास इतना अच्छा और गर्म मटका घर था तो फिर आप खुद ठंड में क्यों कांप रही थी और आपने यह मटका मुझे ही क्यों दिया? अरे बेटी, मुझ पर एक श्राप लगा हुआ था और वो श्राप तभी टूट सकता था जब यह चमत्कारी मटका किसी ऐसे इंसान को मिले जिसने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो और जो हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता हो। तुम उन्हीं में से एक हो, इसलिए ये मटका तुम्हें मिला और आज मैं श्राप मुक्त हो गई। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत अचानक गायब हो जाती है। जब गरीब बहू का ससुराल मटके के अंदर जाता है तो अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। मटका अंदर से किसी आलीशान घर से कम नहीं था। गर्माहट ऐसी मानो जैसे ठंड कभी थी ही ना। बाहर से मटका और अंदर से महल। दादी, यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे हम तंदूर के पास बैठे हों। कितनी गर्माहट है। गौरी बहू, तुम अवंतिका बहू से पूछ रही थी ना कि उसे उसकी अच्छाई का फल क्यों नहीं मिलता। देखो, ऊपर वाले ने उसके अच्छे कर्मों का फल हम सबको दिया। जहाँ हमारे पास रहने के लिए छत नहीं थी और हम ठंड में ठिठुर रहे थे, वहीं आज अवंतिका बहू की अच्छाई से हमारे पास ठंड से बचने के लिए ये मटका घर है। यहाँ तो खाने के लिए भी कितना कुछ रखा है। हाँ, बहुत समय बाद हमें इतना स्वादिष्ट खाना खाने का मौका मिल रहा है। आइए दीदी, हम सबके लिए मिलकर कुछ अच्छा बनाते हैं। अवंतिका और गौरी दोनों बहुएं मटके के आलीशान घर के अंदर तरह तरह के पकवान बनाती हैं। पूरा परिवार मिलकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। किसी को ठंड का जरा भी एहसास नहीं होता। अवंतिका के अच्छे कर्मों की वजह से पूरा परिवार मटके घर के अंदर एक खुशहाल जिंदगी जीने लगता है।